आज हम देखने वाले हैं एक यूनिट जो कि बी फार्मेसी के लिए है। ठीक है, बी फार्मेसी में थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट ही यूनिट है, पहला यूनिट है जिसका नाम है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है तो आज के इस लेक्चर में हम ओवरऑल सिलेबस देखने वाले हैं। ये चैप्टर में ओवरऑल सिलेबस क्या है। हमारे चैप्टर का ये जो है ये पहला ही यूनिट है बी फार्मेसी के लिए। ठीक है, जिसको होता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पीयूसी का फर्स्ट यूनिट है बेंजीन और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो है ये चैप्टर में हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो आने वाला है वो ये यूनिट का सिलेबस क्या है। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूनिट किस तरह से डिवाइड किया गया है और यहाँ पे क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट ए है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट सी है और पार्ट डी है। ठीक है, ये ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये चैप्टर। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट ए में हमको देखने के लिए क्या मिलेगा? तो पहले तो ये है कि भाई बेंजीन क्या है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट ए में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर के एविडेंसेस है, एविडेंसेस। ठीक है, एविडेंसेस। तो एविडेंसेस मतलब क्या कि भाई इसका सबूत क्या है कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें ये फर्दर डिवाइड किया गया है। एक है एनालिटिकल में, एनालिटिकल एविडेंसेस इसमें। ठीक है, और सेकंड में है हमारा सिंथेटिक एविडेंसेस। ठीक है, और थर्ड पार्ट और इसमें डाला गया है जिसमें अदर करके दिया हुआ है। तो अदर में हम क्या देखने वाले हैं, हम चैप्टर शुरू होने के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में तो ये ऐसे डिवाइड हो गया है। ये जो पार्ट ए है इसको सब डिवाइड किया है एविडेंस के मुताबिक। तो इसमें एविडेंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो पहला क्या है एनालिटिकल, दूसरा क्या है सिंथेटिक, थर्ड क्या है तो अदर में है, और उसके बाद में इन्होंने जो दिया हुआ है वो है ऑर्बिटल पिक्चर, ऑर्बिटल पिक्चर। ठीक है, ये सब होने के बाद में एविडेंसेस खत्म होने के बाद में ऑर्बिटल पिक्चर करके एक नया शुरू हो जाएगा अपना पार्ट। ठीक है, और इसके बाद में एरोमेटिसिटी और हकेल रूल और हकेल रूल, ये इसमें इन्होंने डिवाइड करके रखा है ये चैप्टर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पार्ट ए में ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, कि भाई इसके एविडेंसेस क्या है, इसके एनालिटिकल एविडेंसेस, इसके सिंथेटिक एविडेंसेस, इसके अदर वाले एविडेंसेस, इसकी ऑर्बिटल पिक्चर और उसके बाद में एरोमेटिसिटी, हकेल रूल। ठीक है, तो ये जो है ये इतना पार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट पे तुमको हर एक एग्जाम में, तो आपको तो जीपैट होता है, जीपैट का एग्जाम होता है आपका। ठीक है, तो जीपैट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, पर लाइफ में अगर कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पे ये ऑर्बिटल पिक्चर और एरोमेटिसिटी, हकेल रूल, ये इस पे क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो हम जो है ये जो पार्ट है एरोमेटिसिटी, इसका आपको इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। मैं मेरे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एरोमेटिसिटी क्या है। ठीक है, आपको तो यहाँ पे सिर्फ कंसर्न किस चीज से कि भाई एरोमेटिसिटी क्या है और हकेल रूल क्या है, सिर्फ हकेल रूल ही बोला गया है। ठीक है, पर हम देखने क्या वाले हैं कि भाई एरोमेटिसिटी में हकेल रूल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम क्या होती है, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक सिस्टम क्या होती है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है,
इस पे डिपेंड क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसके बाद में इसकी एसिडिटी कैसी है, ये सब कुछ जो पार्ट है ये हम एक अलग वीडियो जब बनाएंगे एरोमेटिसिटी का उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल तो इसमें हम सिर्फ एरोमेटिसिटी और हकेल रूल देखने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एरोमेटिसिटी और हकेल रूल इस पे क्वेश्चन आने वाला है और वो आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऑर्बिटल पिक्चर और एरोमेटिसिटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्ट ए हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में पार्ट बी में हमको क्या देखना है तो वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिलहाल तो रब कर देता हूँ क्योंकि आपके पास में तो सिलेबस होगा ही, ठीक है। तो ये पार्ट बी में हम क्या देखने वाले हैं ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले, सिलेबस, ओनली सिलेबस ही देखने वाले हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम ये सब कुछ स्टार्ट कर देंगे कि भाई यहाँ पे क्या होता है, कैसे एनालिसिस होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पार्ट बी में अगर हम देखने के लिए जाए तो ये पार्ट बी हमारा रिएक्शन पे दिया हुआ है पूरा टोटल, ठीक है। दिस इज कंसिस्ट विद एविडेंसेस और उसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट ए में हम क्या डिस्कस करने वाले, एविडेंसेस और उसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्ट बी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट बी में हम पूरी की पूरी रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहली रिएक्शन दी हुई है वो है नाइट्रेशन की। ये अब हम 12th से पढ़ते आए हैं, ठीक है। नाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है। नाइट्रेशन की पहली रिएक्शन है, उसके बाद में सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन, ठीक है। इसके बाद में है हमारी तीसरी रिएक्शन हैलोजिनेशन, मतलब हमको हैलोजन लगाना है, हैलोजिनेशन, ठीक है। इसमें आएगा तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और उसके बाद में चौथी है फ्रेडलक्राफ्ट अल्किलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट अल्किलेशन एंड अस्सिलेशन, ठीक है। और उसके बाद में फिफ्थ पार्ट इसका रिएक्टिविटी। इन सब की जो है वो रिएक्टिविटी हमको चेक करनी है, ठीक है। तो पहले में तो नाइट्रेशन हो गया। तो ये जो सारी रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी रिएक्शंस है ये अभी डिस्कस की हुई, वे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है। फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन जो है वो दो टाइप्स में और डिवाइड हो गई है, एक तो है अल्किलेशन और दूसरा है अस्सिलेशन, ठीक है। और उसके बाद में उसकी रिएक्टिविटी हम देखने वाले। तो पार्ट बी जो है वो पूरा रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो पूरी की पूरी रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट सी में हम क्या देखने वाले, ठीक है। तो पार्ट सी में हम सब्स्टिट्यूशन देखने वाले, क्या देखने वाले हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन्स है ये सब इक्वल होते हैं, ये सब हम इक्वल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये सब किसमें देखने वाले हैं, पार्ट 1 में, जहां पे हम एविडेंसेस में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने किसी दूसरे क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट के साथ में या फिर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है। रिएजेंट हमने ले लिया FeBr3, ठीक है, इसको हम लेविस कैटालिस्ट भी बोलते हैं, और Br2 ये रिएजेंट ले लिया, ठीक है। ये कंडीशन दे दी। तो यहाँ पे बराबर एक H जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ब्रोमीन से, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो क्या, तो ये H जो है ये सब्स्टिट्यूट हो गया ब्रोमीन से। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि रिप्लेसमेंट। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम ये बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज बेंजीन, ओके, दिस इज बेंजीन, ओके, एंड दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जब हम बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद में इस पे जो इफेक्ट दिखाई देते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और कहाँ पे होगी, कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगे इस पे, तो ये सब जो है ये हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी में, ठीक है, रिएक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद में
यहाँ पे फर्दर और उन्होंने ये डिवाइड करके दिया है, ठीक है। तो मैं ये अभी के लिए तो ये इतना मिटा देता हूँ, आपके पास में सिलेबस होगा ही, ठीक है। तो ये होने के बाद में पार्ट सी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो पार्ट सी में ये इतना तो हो गया अपना कि भाई ये बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया हमने, और उसके बाद में जब वो मोनो सब्स्टिट्यूट हो गया तो उसकी रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो इसके बाद में एक और पार्ट होता है जिसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये होने के बाद में इसमें और एक पार्ट आ जाएगा जिसको ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई अगर बेंजीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया ब्रोमीन से, ठीक है, Br से, तो ये नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करेगा। अब इसके जगह पे अगर मैंने NO2 ये इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ऐसा। तो ये नाइट्रोबेंजीन होने के बाद में ये बेंजीन पे नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है। और ये Br लगने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, ये रह गया अपना ब्रोमीन, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है ओरिएंटेशन इफेक्ट में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद में पार्ट डी रह गया अपना, पार्ट डी। तो पार्ट डी में कुछ नहीं है, पार्ट डी में सिर्फ हम जो है वो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। पार्ट डी में हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं DDT का, ठीक है। उसके बाद में पार्ट डी में हम स्ट्रक्चर देखने वाले BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद में हम पार्ट डी में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर सैकरिन का, ठीक है। उसके बाद में पार्ट डी में और देखने वाले क्लोरामाइन का, क्लोरामाइन मतलब कि 1 2 3 और 4 ये 4 स्ट्रक्चर देखने वाले पार्ट डी में, ठीक है। भाई ये बेंजीन के डेरिवेटिव वैसे हैं और इसके स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ऐसे मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है और ये कैसे डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या नहीं है। अगर नहीं आया होगा तो अभी मैं 1 मिनट में आपको सब कुछ फिर से एक बार रिवाइज करके बोल देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और आप किसको छोड़ सकते हो, मतलब आप किसको छोड़ नहीं सकते हो और आप किसको छोड़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पढ़ाई करनी होती है तब सब तो पढ़ते ही हैं पर पूरा का पूरा कवर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पार्ट A B C D ऐसे डिवाइड किया है। तो A में हमारा एविडेंसेस रिगार्डिंग स्ट्रक्चर और उसके बाद में एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी। और उसके बाद में इसमें और ऐड किया गया था MOT, ठीक है। तो ये इसमें ये एरोमेटिसिटी और MOT ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट ए में, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, इसके बगैर पेपर निकलेगा ही नहीं, कोई भी पेपर वो GPAT का रहे या कोई भी रहे, ठीक है। एरोमेटिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में MOT, उससे पता चल जाता है अपने को sp2 एविडेंस क्या होता है, sp3 एविडेंस क्या होता है, ऐसे ये सब कुछ MOT में पता चल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में पार्ट बी में हमने क्या देखा था, पार्ट बी में हमने देखी थी रिएक्शंस। तो रिएक्शंस तो भाई पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप 12th स्टैंडर्ड से देखते आए हो। ये सब के सब जो है नाइट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में हैलोजिनेशन, ठीक है। उसके बाद में सल्फोनेशन, ठीक है। और उसके बाद में फ्लेवोग्राफ अल्किलेशन और ऑसिलेशन, फ्लेवोग्राफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो है, ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी आप छोड़ नहीं सकते। और ये चारों के चारों आपको मतलब ये पार्ट भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। और पार्ट सी में आपको क्या है, पार्ट सी में ओरिएंटेशन इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है, ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
बेंजीन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पार्ट डी, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो तुमको अगर ये चैप्टर में स्किप अगर करना है तो आप स्ट्रक्चर को सिर्फ ओवरलुक कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो हम स्ट्रक्चर लेने ही वाले हैं, स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर को ओवरलुक कर सकते हो, समझ सकते हो, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एविडेंसेस और ये स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ा सा कम पढ़ा तो भी चलेगा, पर एरोमेटिसिटी, एमओटी और इसकी रिएक्शंस जो है और ये ओरिएंटेशन इफेक्ट जो है, ये हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कभी स्किप करना भी मत, क्योंकि ये जीपैट के लिए भी काम का है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दोगे तो उसके लिए भी काम का है। आप अगर एमपीएससी दोगे, यूपीएससी दोगे, जियो केमिस्ट दोगे, आईआईटी जेईई का एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम दोगे, जैम का एग्जाम दोगे, सीएसआईआर नेट दोगे, गेट दोगे, तो सभी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको सिर्फ समझना ही कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे। और हम सब जो एग्जाम्पल है इसके, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर एग्जाम्स में, वो कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम ये चैप्टर होने के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये सिलेबस से कंसर्न ये लेक्चर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वहां पे हम देखने वाले हैं एविडेंसेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये पार्ट है, ठीक है। पार्ट ए, वी आर गोइंग टू सी पार्ट ए इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो we are going to discuss what are the evidences, what are analytical synthetic evidences for this particular benzene, how the derivatives are came across to the scientist, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट इसमें वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम एरोमेटिसिटी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको तो बेसिक है एरोमेटिसिटी का, ठीक है, पर हम डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इस पे, बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। एरोमेटिसिटी एक अलग ही मजा है एरोमेटिसिटी का, ठीक है। उसके बाद में एमओटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इस पे से ही हमको दिया जाता है कि भाई ये जो कार्बन जो है बेंजीन में ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, ओवरलैप कैसा होता है, कैसे पी ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, ये सब कुछ हम ऑर्बिटल पिक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब एरोमेटिसिटी, एमओटी और एविडेंसेस, ये जो पार्ट ए है ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि भाई ये तीनों की तीनों खत्म हो जाए, पर मेरे ख्याल से ये तो दो नहीं होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एविडेंसेस पे चलाएंगे, उसके बाद में एरोमेटिसिटी पे अलग वीडियो आएगा, उसके बाद में एमओटी पे अलग वीडियो आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम ये रिएक्शन जो है ये फुल रिएक्शन देखने वाले हैं, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रेग्राफ रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म देखने वाले कि भाई ऐसे ही क्यों प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आगे के वीडियो आएंगे तब, ठीक है। तब तक के लिए